सबसे पहले तो आपका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पहली मर्तबा मैं इस हॉल में कुछ कर रहा हूँ, मतलब स्टेज पर। वैसे मेरा ख्याल नाटक वाटक देखने आया हूँ मैं। तो सो नाइस टू मीट एंड सी एवरीबॉडी। और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आप एक अभिनेता के तौर पर दुनिया आपको जानती है, लेकिन ये जो उर्दू से आपकी मोहब्बत है ये कहाँ से डेवलप हुई? पहली बात तो ये है कि मैं यूपी में पला बड़ा और फादर को शौक़ था शेर व शायरी का। तो हमारे यहाँ घर में शेरी महफिलें होती थी, तो काफ़ी शायर हमारे यहाँ आते थे। और बचपन में मैंने बहुत से शायर जो आते थे उनको सुना, और उसमें बस ये शौक़ ज़ौक़ ये होता गया पैदा। और फिर मैं बस इसमें मुब्तला हो गया, डूब गया। शायरी में कौन नहीं डूबता। क्या बात है। मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ये पता चला कि आप सहारनपुर से हैं और एक छोटे से शहर से निकलकर आपने एक बहुत बड़ी यात्रा की है। तो हम उस यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपके मन में ख्याल आया और कैसे आप FTI तक पहुंचे, वहां पर ट्रेनिंग ली। ऐसा ये है कि मैं अपने आप को सहारनपुर का इसलिए कहता हूँ कि मैं वहाँ अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा साल वहाँ रहा, यहाँ बॉम्बे आने से पहले। तो पैदा मैं कानपुर में हुआ था, लेकिन मेरे फादर जो थे वो ट्रांसफ़र होते थे यूपी में ही सिर्फ। तो हम लोग कानपुर से आगरा, आगरा से लखनऊ, लखनऊ से देहरादून, देहरादून से सहारनपुर आए। तो ये मेरा सफ़र रहा है। और मेरा नाम भी पहले कुक्कू था, कुक्कू बुलाते हैं, और पंजाबियों के नाम ऐसे ही होते हैं, कुक्कू, बब्बू, पप्पू वगैरह। क्या बात तो है। हाँ, तो मैं जब हम आगरा में थे तो मेरे फादर मुझे स्कूल में पहली बार भर्ती कराने ले जा रहे थे। वहाँ एक स्कूल था सेंट मेरीज़। तो उन्होंने अपनी वाइफ यानी मेरी अम्मा को पूछा, भाई इसका नाम कुक्कू तो रख नहीं सकते हम, वहाँ कोई अच्छा खासा नाम रखना पड़ेगा। तो मेरी माँ भी बेचारी मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी तो इतनी नहीं थी। तो उन्होंने कहा भाई वहाँ रजिस्टर देख लेना, कोई भी अच्छा सा नाम होगा तो वही नाम इसका रख देना। क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। जिसके नाम में ही जीत हो वो हार कैसे मान सकता है। नहीं, तो स्कूल पहुंचने से पहले मैं फादर के मोटरसाइकिल में पीछे बैठा था। तो फादर ने मोड़ी मोटरसाइकिल। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे नहीं, मम्मी को पूछ लेते हैं, एक नाम आया है दिमाग में। तो वो पहुंचे तो मेरी मदर को पूछा उन्होंने, भाई एक नाम आया कमलजीत। कहती हाँ रख दो। तो यूँ मेरा नाम कमलजीत पड़ा। कोई उसमें बहुत रिचुअल को मानते नहीं थे मेरे फादर। तो उसमें ये नहीं कि कोई रिचुअलिस्टिक या रिलीजन के तौर पे नाम का पहला लफ्ज़ निकालते हैं वगैरह वगैरह, वो सब हमारे यहाँ नहीं होता था। तो यूँ मोटरसाइकिल पर रखा गया मेरा नाम। क्या बात है। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि हम जो बनना चाहते हैं हम वो नहीं बन पाते, ईश्वर हमें कुछ और बना देता है। तो आपके बारे में जब रिसर्च कर रही थी तो ये भी मुझे पता चला कि आप एक्टर नहीं बनना चाहते थे और आप नौकरी करना चाहते थे। तो वो किस्सा हम जानना चाहते हैं कि वो किस्सा क्या था। नहीं, अब एक्टर नहीं बनना चाहता था तो ऐसी तो बात नहीं थी कि एक्टर नहीं बनना चाहता था। मुझे जानता कौन था? मैं बॉम्बे को जानता ही नहीं था। सहारनपुर से जो बाहर निकला ना हो उसे क्या मालूम क्या है। और मेरे फादर कभी आने भी नहीं देते। भाई अकेला बच्चा अभी ग्रेजुएशन करके जाएगा बॉम्बे, तो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कौन जाने देता है। तो मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था। मैं अपना काम जल्दी ज़िंदगी में शुरू करना चाहता था और सहारनपुर से निकलना चाहता था। तो मैंने NDA का एग्ज़ाम दिया। उस वक्त मैं 17 साल का था। वो NDA में वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला होता है UPSC का, वो मैंने पास किया। फिर उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, तो वो मैंने पास किया। फिर उसके बाद पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है, PABT जिसे कहते हैं, बिकॉज आई हैड अप्लाइड फॉर एयरफोर्स। तो वो भी मैंने पास कर लिया। फिर इन्होंने मुझे भेजा इधर मेडिकल के लिए।
मेडिकल में क्या हुआ कि मैं इस कान से कम सुनता था, तो उन्होंने कहा भाई हम आपको डेस्क जॉब दे देंगे, फ्लाइंग का नहीं दे सकते। तो मैंने कहा यार मैं तो फ्लाइंग करना चाहता हूँ, मैं डेस्क में नहीं बैठूंगा। तो खैर वो नहीं गया मैं एयरफोर्स में, लेकिन मैंने उसका कि ऑपरेशन करा लिया था और मैं फिर सही सुनने लग गया था। लेकिन मैंने ये किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो अब बीवी के सामने बहुत काम आता है। क्या बात है, मतलब क्या- इससे ये साबित होता है कि घर में सबकी हालत वही है। क्या भाई मैं सुन, अरे और मैंने तो ताली वही सुना ही बजा रहे हैं। नहीं। मैंने तो सुना ही नहीं। तो ये कम से कम ये तो कह सकता है ना आदमी। और इसका प्रूफ भी है कि भाई हम तो रिजेक्ट हुए हैं एयरफोर्स से। हाँ। अच्छा, एफटीआई कैसे आपके मन में आया कि चूंकि छोटा शहर और बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं उस वक्त, तो कैसे आपके दिमाग में आया कि एफटीआई जाना फिर चाहिए? मैंने एक दो और भी टेस्ट एग्जामिनेशन दिए सिलेक्शन के, तो उसमें कुछ बात नहीं बनी और कुछ मुझे भी शौक नहीं था ज़्यादा। तो लेकिन मैं निकलना चाह रहा था और अपने दो पाँव पे जल्दी खड़ा होना चाह रहा था, बिकॉज मेरे फादर जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिस में थे। कोई उनकी बड़ी इनकम तो थी नहीं कि भाई अब ये वहाँ बैठा रहूँ और घर पे बैठ के खाता रहूँ, तो मुझे खुद परेशानी होती थी। तो मैं एक दोस्त के पास गया और वहाँ एक मैगज़ीन पढ़ी थी, उसमें साहब वो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पूना में है, उसका फॉर्म था। तो मैंने उससे कहा, मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने फॉर्म देखा इसलिए ले जा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये मैगज़ीन ले जाऊँ, इसमें एक आर्टिकल है मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं रात को पढ़ूँगा घर जाके। उसने कहा ठीक है। मैंने फॉर्म भरा और उन्होंने 3 तस्वीरें मांगी थी, इधर की और इधर की। तो मेरे दोस्त के बाप का स्टूडियो भी था, फ़ोटो स्टूडियो। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा देख जब तेरे फादर ये स्टूडियो बंद कर देंगे तू मुझे फ़ोन करना और मैं आके 3 फोटोएं लेनी है मैंने। तो जब उन्होंने दुकान बंद की और कोई नहीं था दुकान पे, तो उसने मेरी 3 तस्वीरें दी। अच्छा, ये मैं छुपा रहा था सहारनपुर के लोगों से, क्योंकि अगर ये पता लग जाता कि ये हीरो बनने जा रहा है और मैं ना बन पाता तो वो बड़ा मजाक उड़ाया जाता मेरा और वहाँ से मुझे जाना। खैर वो 3 तस्वीरें भेजी और मैं बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के लिए जब बुलाया गया तो उन्होंने एक पैराग्राफ दिया था मुझे, ये याद करके आना तो हम वो देखेंगे आप कैसे उसको करते हैं। अब हमने एक्टिंग तो की ही नहीं थी कभी। आपको देवानंद नाम के एक्टर का मालूम है? मालूम है? हाँ, हमारे लोगों बच्चों को मालूम है कि नहीं? वो ऐसे ऐसे बहुत करते थे, मुंडी हिला के एक्टिंग करते थे। मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, तो मैंने वो जो सारा पैराग्राफ था वो मुंडी हिला हिला के याद कर लिया। हाँ, तो फिर दिल्ली में गया, मेरा इंटरव्यू था वहाँ। तो मेरे चचा जो थे वो एक थिएटर वाले को जानते थे, हबीब तनवीर उनका नाम है, बहुत बड़े डायरेक्टर थे थिएटर के। तो उन्होंने कहा कि भाई ये दोस्त हैं मेरे, कल तुम्हारा इंटरव्यू, अभी हम उनके पास चलते हैं, वो कुछ बता देंगे तुमको कल क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको मिला हबीब साहब को, तो उन्होंने कहा हाँ भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई ये मैंने याद किया है। तो कहने लगे करो। मैंने सब मुंडी हिला के और सारा बॉडी और यूं यूं करके उनको सुनाया। तो मैंने कहा खुश होंगे। उन्होंने ऐसी डांट पिलाई मुझे कि ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर देवानंद। कहने लगे यार तुम अपने अंदर से देवानंद निकालो। तो ये यहाँ जैसे खत लिखा हुआ है, ये खत है, तो वो खत देखते हैं यूं देखते हैं और उड़ा लेते हैं आम तौर पे। अब देवानंद कैसे देखते थे? तो ये सब करते थे। तो उन्होंने कहा देखो ये देवानंद अपने अंदर से निकालो और डू व्हाट यू आर, तुम क्या हो वो उस वैसे करो। तो मुझे लगता था ये तो एक्टिंग ना हुई, कहने लगे बस ऐसे ही करो। अच्छा, मुझे बात समझ में आ गई। तो मैंने जब नेक्स्ट डे इंटरव्यू था उसमें बिल्कुल देवानंद अपने अंदर से निकाल दिया था और फिर मेरी सिलेक्शन हो गई। मैं FTII में चला गया, वहाँ 2 साल का कोर्स किया, हम लोग बॉम्बे आ गए।
आपकी जो शुरुआत हुई वो फिल्मों से हुई। हाँ। और पहली फिल्म आपको कैसे मिली? क्या आपने किया, उसके लिए ऑडिशन दिया या किससे मिले? लोग जानना चाहते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फील्ड में भी आना चाहते हैं, जानकारी ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि आप कैसे फिल्म के लिए आपने एफर्ट किया और आप सफल हुए। जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ ही रहा था तो पता नहीं, आप ये बच्चों को मुझे मालूम नहीं ना, कमाल अमरोही साहब थे एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिन्होंने पाकीज़ा बनाई थी। वो एक फिल्म बना रहे थे उन दिनों, उसमें उसका नाम था, फिल्म का नाम था शंकर हुसैन। तो वो कास्टिंग कर रहे थे भाई, एक शंकर ढूंढ रहे थे, एक हुसैन ढूंढ रहे थे। तो इनकी बिटिया जो हैं, जिनको बुलाते ही बिटिया थे वो, और हम भी उनको बिटिया बुलाने लगे, वो हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट में आई। तो वो हम लोग पिक्चर देख रहे थे वहाँ, फिल्म पिक्चरें बहुत देखनी पड़ती थी क्योंकि हमको कैरेक्टर स्टडी वगैरह करना पड़ता था। तो वो मेरे पीछे बैठी थी और मैं उन दोनों ज़रा शरारती था, अब तक थोड़ा बहुत हूँ, तो उस वजह से मैं कमेंट्स कर रहा था। तो उन्होंने कमाल साहब को जाके बोला कि भाई हमें हुसैन मिल गया है। कहने लगे कौन? कहने लगे FTI में लड़का है कंवलजीत, वो हुसैन, बिल्कुल हुसैन के कैरेक्टर में फिट होता है। तो मैं वहाँ पे उनको मिला इंस्टीट्यूट से पास करने के बाद, और वो मैंने फिल्म की। क्या बात है। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पर बच्चे भी होंगे और कुछ लोग ही हमें दिख रहे हैं, लेकिन कैमरा लगा है तो ये बात पूरी दुनिया में जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज़ बताएं कि जैसे ज़िंदगी है वो एक शेयर मार्केट की तरह होती है, वो कभी सीधी नहीं चलती है, वो ऊपर नीचे इस तरीके से चलती है। आजकल तो शेयर मार्केट बहुत जोरों से चल रही है 2000 पॉइंट ऊपर गई भाई अभी हाल ही में। मतलब आप करते हैं, इससे पता चल रहा है तो जिंदगी ये जो शेयर मार्केट है, तो कभी पतझड़ आता है, कभी बसंत आता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब बसंत होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, पतझड़ होता है तो हम रोने लग जाते हैं, कई बार हम जिंदगी से भी हार मान लेते हैं। लेकिन जब कभी आपके जीवन में ऐसा मोमेंट आया कि आपको हार मान लेनी चाहिए, जहां पर लोग मान लेते हैं, वहां पर आपने अपने आप को कैसे निकाला? देखिए, ऐसा होता है कि मेरी ज़िंदगी में जो पहला मकसद ये था कि सहारनपुर से बाहर निकलना है, अपने 2 पाँव पे खड़े होना है। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे पढ़ के आते हैं, वो उनके पास दिमाग में रहता है मैं ये बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं एक्टर बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा। तो वो फोकस्ड रहते हैं। मेरे में फोकस नहीं था। अलग अलग ज़िंदगी जो है वो अलग अलग रास्ते से गुजरती है, मकसद वही रहता है मंजिल पे पहुंचना, लेकिन रास्ते अलग रहते हैं। तो मैंने भी सिर्फ क्योंकि सहारनपुर से बाहर निकलना था, जिनके पास मकसद रहता है, फोकस रहता है, उनको मैं किस्सा बताना चाहता हूँ। एक ये वाइकिंग कौम होती थी नॉर्वे की। वो लोग क्या करते थे, जब हमला करते थे दूसरे देश पर, दूसरे कंट्री पर, तो वो अपनी शिप्स में जाते थे समंदर में, और जब शोर में या किनारे पर पहुंचते थे उस देश के जिस पे हमला कर रहे हैं, अपनी कश्तियों को वो जला दिया करते थे। वो इसलिए कि यहाँ या तो जीत के जाएंगे यहाँ से, या खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा फोकस चाहिए, ऐसा ऑब्सेशन चाहिए अपने काम को, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। समझे आप? कि आप अपनी कश्ती चला के आए, पीछे देखना तो है ही नहीं। या आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, एक रेयर व्यू मिरर होता, उसको तो निकाल के फेंक ही दीजिए, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, सिर्फ आगे चलना है और गिव योर सेल्फ फुली टू इट। तो ये करते थे हम। जब भाई अब जैसा कहा आपने कि उतार चढ़ाव तो आते हैं और इनसे गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप इस्टेब्लिश भी नहीं है, कभी कभी तो खाना भी नहीं मिलता था। अब मैं ऐसी बातें ये मतलब बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है कि कभी उदास हैं आप, कभी खुश हैं। तो ना जब खुश हैं तो ना इतना खुश नहीं होना चाहिए कि बस आप ये समझें कि अब तो ऐसे ही दिन रहेंगे, और उदास हैं तो ऐसा उदास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जाहिर है कि ये दिन भी गुजर जाएंगे। अच्छा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल का है।
क्या बात है, बजा दीजिए जोरदार ताली। अच्छा, अच्छी लगा आपकी बात। सर से जब मैं पहली बार मिली उनके घर पे तो बैठी हुई थी, तो बातें चल रही थी हमारी, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया। मैंने कहा कि सर आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है अभी भी कुछ तिष्ठगी बाकी रह गई है क्या आपके जीवन में? तो इन्होंने तुरंत कहा मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। नहीं, ये हम कैमरे में नहीं दिखाएंगे। वो उस वक्त मेरी बीवी गई हुई थी, ये घर पे नहीं थी। अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो सर क्या ये बात सही है कि आज भी सॉरी आप ही बोलते हैं घर में? सॉरी से शुरू करता हूँ। दिन जो है वो सॉरी से, क्यों, बीच में कभी भी गलती हो सकती है आदमी से। देखिए तो हाँ शुरू क्या सुबह जाके सॉरी बोल दो। क्यों भाई, मैं कहा कभी दिन भर में कुछ हो जाए मुझसे, तो ये पहले ही डाल रहा हूँ मैं गुल्लक मतलब में। ये सवाल मैंने इसलिए किया कि आप लोग जान ले कि सेलिब्रिटी का जीवन और हम सामान्य लोगों का जीवन एक सा होता है। जब आपने फिल्मों की शुरुआत की, आपने छोटे पर्दे पर भी काम किया और बड़े पर्दे पर भी किया, तो आप दोनों में कुछ अंतर महसूस कर पाते हैं? देखिए, अंतर क्या होता है फॉर एन एक्टर, ये बेसिक जो ट्रूथ है वो एक्सप्रेस करना है। ट्रूथ आप टेलीविजन में भी एक्सप्रेस करते हैं, ट्रूथ आप बड़े स्क्रीन पे भी एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा तो नहीं वहाँ बड़े स्क्रीन पे आप झूठ बोल रहे हैं, छोटी स्क्रीन पे आप सही बोल रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं। तो इट इज़ द मैटर ऑफ, जो बेसिकली एक्टिंग जो है, इट्स बीइंग इन द कैरेक्टर, नॉट बिकमिंग। आप वो कॉपी नहीं करते हैं, वो आप अंदर से उसको एम्पथाइज करते हैं, उससे एक रिश्ता जोड़ते हैं, उसका दर्द आपका दर्द बन जाता है, उसकी खुशी आपकी खुशी बन जाती है, फिर आप वो एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो टेलीविजन हो या फिर वो बड़ा पर्दा हो। एज एन एक्टर आपने बहुत काम किया है और मुझे पता ये भी चला कि आपको शायरी से भी बहुत मोहब्बत है। तो शायरी का आपके जीवन में क्या योगदान है? शायरी का योगदान तो मैं इतना मानता हूँ अपना कि इसको मैं पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ एक्टर बनाना चाहता हूँ। मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे भी मैंने इनको कई ख़त लिखे हैं और मैंने प्रिंसिपल से बात की है और वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात की है कि शायरी किसी तौर की भी, अंग्रेज़ी की हो, उर्दू की हो, बंगाली हो, लेकिन बंगाली समझ आनी चाहिए भाई। तो जैसी भी हो, वो आपको एक सांस का एक फॉर्म देती है। यू नो, जो डायलॉग्स हैं वो सांस से कनेक्टेड हैं। तो अगर आपकी सांस फूल जाए या कहाँ पॉज देना है, कहाँ नीचे जाना है, कहाँ ऊपर जाना है, अगर मैं एक ही लहजे में बोलता जाऊँ, एक ही टोन में बोलता जाऊँ, तो सुनने वाले बोर हो जाएंगे भाई। और आपका क्या हाल है, आप क्या कर रहे हैं, आज का रात का प्रोग्राम क्या? अबे ये कोई बात है? आज क्या कर रहे हैं, रात का क्या प्रोग्राम है? तो फिर आप भी इंटरेस्टेड होंगे। तो ये सब शायरी देती है आपको एक्सप्रेशन टू द वॉइस। अ वॉइस इज द फिंगरप्रिंट ऑफ द सोल ऑफ व्हाट यू। मैं अंग्रेजी थोड़ी बहुत घुसा लेता हूँ क्योंकि एक ज़बान में मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे 3-4 ज़बानें बोलनी पड़ती हैं। ये तो शुक्र कीजिए कि मैं पंजाबी नहीं बोल रहा। क्या बात है। अच्छा, आपने बहुत बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया, ऐसा कोई एक्टर मुझे मार्केट में नहीं दिखता जिसके साथ आपने काम नहीं किया। तो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कौन लगा या जिसके साथ आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो और आप उसके साथ फिर से काम करना चाहते हो? मेरा एक्सपीरियंस मोस्टली सबके साथ अच्छा रहा। अमित भाई के साथ तो हमारा अच्छा ही था, हमने सत्ते पे सत्ता फिल्म की थी उनके साथ, जो कि बड़ी मकबूल हुई। बच्चे पता नहीं आजकल के जानते हैं कि नहीं। तो वो उनके साथ बहुत काम किया और आपस में सब जो 7 भाई थे, बहुत ही हम एक फैमिली बन गए थे। तो और राजेश खन्ना साहब भी, वो जो पहले सुपरस्टार थे, उनके साथ मैंने काम किया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, सिर्फ ये है कि 9 बजे की शिफ्ट में वो शाम को 6 बजे आते थे। तब तक हमारी छुट्टी हो जाती थी। तो ये बस, बाकी तो वो बहुत ही मोहब्बत वाले, बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ही उनका क्या स्टारडम, फर्स्ट स्टार इन द फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल, तो सबसे अच्छा रहा। एक बार उनके नाम पर जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। जब
मैंने आपका घर देखा तो मुझे जॉन एलिया साहब का एक शेर याद आया कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। तो अक्सर आजकल लोगों के आप घर जाइए तो किताबें कम मिलती हैं। इन किताबों से जो मोहब्बत है, पूरा हॉल मैंने देखा पूरा भरा हुआ था इन किताबों से। आज जो किताब से लेके हम मोबाइल तक पहुंच गए हैं, तो किताबों का हमारे जीवन में कितना महत्व, क्योंकि सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो किताबों की जो ये धूल है इसे हम किस तरीके से मिटाएं? देखिए, किताबों का तो मैं बहुत कायल हूँ और बहुत प्रोपेगेंडा करता हूँ मैं कि हर बच्चे को, हर बच्चा ही क्यों, हर सबको किताबें तो पढ़नी चाहिए। बल्कि किताबें ही क्यों, किसी भी फील्ड में आदमी पेंटिंग देखता है। मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक है, मेरा बेटा एक पेंटर है, उसकी 2 एग्जीबिशन हो चुकी हैं जहांगीर में, सोलो। तो पेंटिंग्स हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, यूरोपियन हैं, हमारे हिंदुस्तान के बड़े हुसैन थे, ये हैं वो हैं, एलिया मेनन है, इतने सारे आर्टिस्ट हैं। इनकी पेंटिंग देखना या किताबें पढ़ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को जो है वास्ट करता है, फैलाता है, उसको होराइजन देता है, डिफरेंट होराइजन देता है, और वो आपके काम में भी मदद करता है। सिर्फ ये मैं कहूँ नहीं हम तो एक्टिंग करते हैं, हमको किताबें पढ़ने की ज़रूरत क्या ना। ये बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि हम एक्टर बनते हैं तो हमें किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा की जरूरत नहीं है। ये सवाल भी आपसे करने वाली थी, आपने बोल दिया। हाँ नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी फील्ड में, मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। चलिए, आज अगर कोई स्पोर्ट्स का रोल मिलता है मुझे, मैं टेनिस खेलता था अपने ज़माने में, ज़माना तो मेरा भी है तो, क्या बात है। तो ये टेनिस खेलता था, क्रिकेट खेलता था। अब ये 2 अगर रोल मिलते हैं मुझे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसने टेनिस का रैकेट नहीं बल्कि गुल्ली डंडा पकड़ रखा है। कुछ ऐसे होते हैं ना, आपको पता लग जाता है ये खेला है या इसने एक्टिंग कर रहा है खेलने की। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पर्सनैलिटी में ऐड होती हैं और ये आपको मदद करती हैं आपके काम में। तो पढ़ाई तो, बुक्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड अदर आर्ट फील्ड्स ऑल्सो। सब कुछ आदमी को सब चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए। अब नए बच्चे जो हैं इसमें लगे रहते हैं, क्या है, मोबाइल में, नेट पे। तो अब इसको हम अब मैं कैसे सीख सकता हूँ? मैं अपने बच्चों से सीखता हूँ, भैया क्या करना है, इंस्टाग्राम में कैसे जाना है, फेसबुक में क्या करना है, कैसे अपना अकाउंट खोलना है। तो ये भी तो एक मेरी पर्सनालिटी को एक एक्सटेंशन दे रहा है, एक बढ़ावा दे रहा है। और क्या बात है। हाँ, तो हर किसी फील्ड में आपको करना चाहिए एक, और अपने में विश्वास। एक कहानी में मुझे सुनाने में बड़ा मजा आता है। प्लीज सुनाइए। एक बच्ची थी, वो क्लास में थी, तो वो टीचर पढ़ा रही थी उसको, तो कहने लगी ये वो कुछ और अलग कर रही थी। तो टीचर उसके पास गई तो कहने लगी ये क्या कर रही तुम, पढ़ नहीं रही, ये क्या बना क्या रही हो? कहती मैं गॉड की तस्वीर बना रही हूँ। तो टीचर ने कहा गॉड कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, ये तो कोई नहीं जानता। कहता 5 मिनट में सबको पता लग जाएगा। वो खुद बना रही थी ना क्या बात है। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए अपने में। क्या बात है, इस विश्वास के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बड़ी बात आपने कही कि विश्वास है तो सब संभव है। और एक बार क्या हुआ, मेरे पिताजी घर आए शाम को, तो मम्मी से उन्होंने पूछा। एक ही दिन आए थे? नहीं, एक दिन वो वाकया हुआ था। तो मम्मी से पूछा उन्होंने कि बताओ तुम्हें 24 घंटे में सबसे अच्छा वक्त कौन सा लगता है? तो मम्मी ने कहा कहाँ आप भी सब सवाल पूछ रहे हैं। बोले नहीं नहीं बताओ। तो मम्मी ने कहा दिन भर अकेले होते हैं, आप जब शाम को आते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो बोले अब हमसे पूछो कि हमें कौन सा वक्त अच्छा लगता है। तो मम्मी ने पूछा आपको कौन सा वक्त अच्छा लगता है। तो मेरे पिताजी ने जो बात कही कि मुझे शाम को 6 बजे से 9 बजे तक का समय बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी ने कहा कि शाम को 6 से 9 के बीच में क्या होता है? तो मेरे पिताजी ने बोला 6 से 9 बजे के बीच में मेरे बच्चों से बात होती है। आपको उन 24 घंटों में, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इन 24 घंटों में आपका सबसे अच्छा वक्त कैसा गुजरता है? आपकी सुबह कैसे होती है, आपकी शाम कैसे होती है?
सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हाँ, क्या बात है। नहीं, जैसे जब शूटिंग नहीं होती है नॉर्मली। इतना भी बुरा दिन नहीं गुजरता। लेकिन बात यह है कि जब बच्चे छोटे थे तो वो हमारे लिए भी रुकते थे, तो हमको भी शौक होता था घर जाके उनसे बात करेंगे। अब भाई उनको कहाँ कहाँ ढूंढेगा आदमी। वो किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, वो किसी हाँ वो कहीं टेनिस खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है। तो ये अलग अलग दौर आते हैं ज़िंदगी में, उनको जैसे आते हैं वैसे ले लेना चाहिए, उन पे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, वरना आदमी जो है परेशान ही रहेगा, है ना। ये है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ताली। बात कह रहे हैं। सर, फिल्मों में जब आपने काम करना शुरू किया तो जैसे आपकी वाइफ भी खुद बहुत अच्छी एक्टर है, तो आपको सबसे जो, हालांकि क्लिप में कटवा दूंगी, आप सच बोलिएगा, तो जो एक्ट्रेस आपको सबसे ज़्यादा जिन्होंने आकर्षित किया, वो चाहे कला के रूप में हो किसी भी रूप में, वो कौन सी एक्ट्रेस थी आपकी वाइफ के अलावा? मेरी वाइफ के अलावा? अच्छा, मेरी वाइफ तो थी, ये हम तय कर लेते हैं पहले। अच्छा, ये क्लिप हम दिखा देंगे। उनके अलावा? हाँ, उनके अलावा मैंने जिनके साथ भी काम किया है, मैंने देखिए रेखा जी के साथ काम किया है, मैंने स्मिता पाटिल के साथ काम किया है, मैंने शमाना के साथ काम किया है, फिर मैंने अब आजकल की मेरी फिल्म एक आने वाली है सानिया मल्होत्रा, वो मेरी हीरोइन तो नहीं है पर हमारी फिल्म की हीरोइन है। अच्छा, इस बात का दुख कितना है? आपकी हीरोइन नहीं है, कितना दुख है आपके चेहरे पे? जाहिर है। अब हम आए क्योंकि अब जब बच्चे मिलने भी आते हैं हमारे, तो वो ये कहते हैं कि मेरी मम्मी आपकी बड़ी फैन है। अरे यार, तो थोड़ा बहुत तो दुख होता ही है जब हमको चचा बुलाया जाता है इस उम्र में, या अंकल बुलाया जाता है ना। मतलब बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए जा रहे कि चाचा आपको बुला रहे हैं? नहीं। तो बात क्या थी? हीरोइन। तो जीनत अमान के साथ काम किया है। एक ऐसा कोई किस्सा जो आपको याद रहा हो, बहुत प्यारा, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी भी हीरोइन के साथ? हीरोइन में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है। यस, या देखिए मैं हीरोइन के साथ क्या है, हम लोग पेड़ के आसपास गाना वाना गा के चले जाते थे। और क्या उन दिनों, अच्छा आजकल तो बहुत कुछ दिखाते हैं, हमारे ज़माने में जब हीरो हीरोइन करीब आने लगते थे तो एक चिड़ियों का जोड़ा दिखाते थे जो चोंच से चोंच मिला रहा होता था। तो मेरी पूरी जो नस्ल है वो उन्हीं दो चिड़ियों के साए में पली है, तो उससे हमें तो अफसोस होता है कि हम आज के ज़माने में क्यों नहीं। क्या बात है। तो आज के ज़माने में भी जो फिल्में हो रही हैं उसमें ऐसे सीन नहीं मिलते? अब मेरी उम्र के आदमी को क्या मिलेंगे भाई। अच्छा, एक्चुअली OTT वाले जो प्लेटफॉर्म है ये आते हैं, लेकिन ये क्या है, वो गजालत यार, बिल्कुल हाँ से भरी हुई है, क्योंकि ये सेंसेशनलाइज करते हैं। वो कहानी में क्या है, कहानी में से गुजर रही है वो चीज़ या वीव हो रही है, वो उस पर नहीं देखते, बस इनको सेंसेशनलाइज करना है, सेंसेशनलाइज करना है, उस वजह से ये लोग सीन रखते हैं। वो वैसे काम में करता नहीं, वैसे मैं अच्छा, एक चीज़ मैं और भी आपसे पूछना चाह रही हूँ जो मुझे लगता है तमाम बच्चों का भी सवाल होगा, कि आजकल हम लोग बहुत प्रेशर में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का हमें प्रेशर है। तो कभी आगे बढ़ने का प्रेशर है, कभी काम करने का प्रेशर है, कभी फाइनेंशियल प्रेशर है। तो इन जो प्रेशर है ये हम कैसे निकल पाते हैं इनसे? आप कैसे निकलते हैं? ये जो नेचुरल चीज़ें हम खो रहे हैं आज के ज़माने में, आर्टिफिशियल ज़्यादा हो रहे हैं और अब थोड़ा थोड़ा हम नेचुरल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन में इसका क्या महत्व है और आप लोगों को कैसे बताना चाहते हैं? हाँ, परेशानियाँ तो आती हैं ज़िंदगी में भाई, और ख़ास तौर से जब आप किसी और शहर से इस शहर में आते हैं अपना करियर बनाने, तो शुरू में बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन वही है जैसे मैंने बताया कि अपनी कश्तियां जो हैं वो जला के ही आना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है और यकीन रखना पड़ता है अपने आप में। वो मेरे बेटे जैसा दिख रहा है यार कोई। अच्छा नहीं, हाँ,
मुझे लगा ऐसा मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे कैसे आ गया। तो अपने ऊपर भरोसा, यकीन, ये बहुत ज़रूरी है रखना। नहीं तो आदमी, अब जिनके करियर बन गए, जो लोग हैं सामने उनको तो हम जानते हैं, लेकिन जो बेचारे परेशान होके वापस चले गए, मायूस होके चले गए, उनके बारे में तो कोई नहीं जानता। ओ वो उनकी कितनी तादाद है भाई, उनकी तो बहुत ज़्यादा तादाद है इनके मुकाबले जो जिन्होंने अपना करियर बना लिया है। तो वो तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन विद इन योर सेल्फ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आज हम जिस मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहे हैं, तो अक्सर ऐसा नहीं होता है कि हम पर्दे पर जो देख रहे हैं एक्चुअल में वैसा हो, और ये बात सब जानते हैं। तो ये पर्दे के पीछे की जो मासूमियत है, पर्दे के पीछे क्या चलता है, क्योंकि हम सभी को एक भ्रम हो जाता है। मैं भी जब बहुत छोटी थी तो मुझे लगता था कि स्टार ऐसे होते हैं, उनकी लाइफ ऐसी होती है। उसके पीछे का एक सच मैं चाहती हूँ आप बच्चों को बताएं कि कितना स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल का कोई ऐसा पीरियड जिसमें आपने बहुत ज़्यादा बेबसी महसूस की और उससे निकले हो। हाँ, ये पहली मेरी जो फिल्म थी शंकर हुसैन, जिसका मैंने जिक्र किया, तो वो मेरी पहली फिल्म थी। और कमाल साहब, हम लोग सेट पे बुलाए गए, भाई आज से शूटिंग शुरू है। और उससे पहले हम लोग स्ट्रगल कर चुके थे। मतलब हमने बिना खाए हुए भी दिन गुजारे हैं, और 3-3, 4-4 लड़के हम लोग एक रूम में रहा करते थे बड़ी मुश्किल से। लेकिन उसमें भी एक मज़ा था, एक जोश था, एक सपना था जिसको देखकर हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये जब फिल्म का पहला दिन था तो मैं वहाँ पहुँचा सेट पे, और कमाल साहब अंदर आए, दोपहर में आए, वो ज़रा लेट आते थे सेट पे। तो उन्होंने वो सेट देखा, और वो ज़रा उनका लहजा ये था कि वाहियात वाहियात। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहने लगे ये क्या है, तोड़ाओ से। अरे अब मैं यंग एक्टर जिसका पहला काम शुरू होने वाला था, वहाँ डायरेक्टर आके बोलता है ऐसे तोड़वाओ, तो मैं कहा मैं क्या करूँगा भाई, मैं फिर रोड पे। तो उनके बेटे ने मुझे दिलासा दिया कि देखो इनको सेट पसंद नहीं आया, सेट लग जाएगा, 10-15 दिन में लग जाएगा, और फिर हम लोग फिर शूटिंग करेंगे। तो मैं वापस चला आया। वहाँ मुझे पहली बार इतना डिप्रेशन हो गया कि मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। मैंने कहा यार ये तो करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो वहाँ पे अब देखिए, वहाँ मैं, शबाना आज़मी जो हैं वो मेरी क्लासमेट थी। तो उनके फादर, उनको मिलता था मैं उनके घर जाके। तो कैफ़ी आज़मी साहब जो थे वो मुझे बहुत चाहते थे, और मैं उनको बहुत चाहता था, बहुत प्यार था। तो वो मुझे हॉस्पिटल में देखने आए। मेरे पास उन दिनों पैसे वैसे तो थे नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था मैं हॉस्पिटल का बिल कैसे दूंगा। मुझे मेरे दोस्त ले तो आए थे वहाँ, तो वो मेरे पास आए, फिर बैठे कुछ देर, शौकत आपा और उनकी वाइफ जो थी और कैफी साहब बैठे कुछ देर, और फिर कहने लगे कुकू हम चलते हैं। वो भी कुकू बुलाते थे मुझे। तो मैंने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो चले गए, और उसके बाद वो नर्स जो हाउस कीपिंग वाली होती है ना, वो बेड शीट वगैरह चेंज करने आती हैं और पिलो कवर्स चेंज करने आती हैं, वो आई वो चेंज करने के लिए। तो मेरे तकिया के नीचे कुछ पैसे पड़े थे, वो कैफी साहब छोड़ गए थे। क्या बात है, क्या बात है जी। और मुझे बिल्कुल इसका एहसास नहीं था, मुझे पता ही नहीं लगा कब उन्होंने, शायद मैं आई मस्ट हैव गॉन टू द बाथरूम, उस वक्त थोड़ी बार उन्होंने तोड़ डाल दिए। तो वो ऐसे भी लोग हैं। तो और अगर आप सिंसियर हैं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर क्या बात है? आप चंट हैं, आप ये कहते हैं कि इसका उल्लू कैसे आप चंट में मुझे क्यों देख रहे हैं? आप सामने भी देख सकते हैं। नहीं, चंट जो है ना वो मैं तुमको नहीं कह रहा, तुम्हारे थ्रू वहां पहुंचा रहा हूँ। अच्छा। क्या बात है। कई बार क्या होता है कि
बच्चे कुछ करना चाहते हैं बट माँ बाप के प्रेशर में वो करते कुछ है। तो उन माँ बाप के लिए आप एक संदेश दीजिए कि ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को वो जो चाहते वो करें, उनको फ्री छोड़ दें। जैसे मैंने कहा कि पापा मुझे एंकरिंग करनी है, मुझे कविताएं पढ़नी है, तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया, तुम्हें आज़ादी तो दे ही सकता हूँ। तो मेरे पिताजी ने जो मुझे आज़ादी दी उसकी बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे माँ बाप के लिए आप उन्हें एक संदेश दीजिए कि अपने बच्चों को प्रेशर में ना रखें, वो जो चाहते हैं वो करें। तुमने इतनी खूबसूरती से बता दिया ये सब, और सही बात बताई है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं सहारनपुर में छोटे शहर में था, और वो मेरे मेरे थोड़े कहीं बैक ऑफ द माइंड में उनके था कि ये पढ़ पढ़ लिख कर आईएएस का एग्ज़ाम दे और आ जाए, आईपीएस में चला जाए हमारे कैसर भाई की तरह। तो ये सब था उनके। लेकिन जब मैंने जाहिर किया कि मैं तो आर्मी एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, पहले जब मैंने बताया, तो उन्होंने कभी मुझे अपोज नहीं किया। फिर मैंने कहा मैं एक्टिंग का देना चाहता हूँ, तो तब भी नहीं। एक्टिंग अगर मैं पहले बोलता तो शायद वो मना कर देते, क्योंकि उनका विश्वास इंस्टीट्यूशन पे बहुत था। कहते हैं आपने डॉक्टर बनना है तो आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, ये तो आईएएस बनना है तो मसूरी जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। तो ये सब ये था। अब एक्टर बनने के लिए अगर सीधा बॉम्बे में चले जाएं तो उसमें वो मना करते थे। लेकिन जब ये एफटीआई आया और तब उस ज़माने में शत्रुघ्न, जय बहादुरी जी और नवीन निश्चल ये सब पॉपुलर हुए, तो मैंने कहा ये एक इंस्टीट्यूट है जब वहाँ से एक्टर निकल रहे हैं और पॉपुलर हो रहे हैं, तो कह रहे हैं तो हाँ जाओ, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माँ बाप को जो बेटा करना चाहता है, देखिए उसको करने दीजिए, क्योंकि अगर वो फेल भी होता है तो कम से कम उस चीज़ में फेल होगा जो उसको पसंद है। अगर उसने ट्राई नहीं किया तो उसका तो मतलब उसको समझ ही नहीं आएगी कि आई एम मेड फॉर समथिंग एल्स। उसको ये भी प्लान बी भी तो कुछ चीज़ होती है। आप वहीं लगे रहें, वहीं लगे रहें, वहीं लगे रहें, आपको मालूम है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मैं इस काबिल नहीं हूँ, एक दिन तो पता लगेगा, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। क्या बात है। ये हाँ, और माँ बाप को भी ये समझना चाहिए। अच्छा, मैं एक वीडियो देख रही थी सर, शाहरुख खान जी का, तो उन्होंने एक लाइन कही कि डोंट बिकम अ फिलोसफर अंटिल यू आर रिच। तो आपके जीवन में जैसे ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप किसी को सुनते हैं या जब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच जाते हैं और सर्च करते हैं, देखते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है। तो ये मोटिवेशनल स्पीच कितना काम करती है आपके जीवन में? देखिए, लोग यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीचेस जो हैं वो बहुत काम करती हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बिलीफ इन गॉड काम करता है। वो दोनों एक ही हैं। एथियस्ट क्योंकि उसको ऊपर वाले पे विश्वास नहीं है, वो नहीं मानता, तो वो क्या करेगा, वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेगा। और मोटिवेशनल स्पीकर इतने हो गए हैं कि वो एक ही बात बोलते हैं, आप किसी को सुन लीजिए वो सब एक बात बोलने लगे हैं। और वो एक बात, जैसे मैं अपने करियर के बारे में बता रहा हूँ, अगर मैं उनकी सिर्फ सुनता, उस वक्त अगर ये फैशन होता कि मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, तो मैं दूसरे करियर पे ध्यान ही नहीं देता कभी। मैंने एयरफोर्स बनना है, एयरफोर्स ही बनना है। क्या तो बात है ना, तो ये ऐसा भी होता है कि आप यहाँ नहीं तो दूसरा ट्राई कीजिए, तीसरा ट्राई कीजिए। ये लोग तो कहते हैं बस कश्तियाँ जला दो, मैंने भी ये कहा शुरू में, वो भी एक तरीका है। और ये तो हर जैसे हर आदमी का, हर इंसान का रास्ता अलग हो, लेकिन मंजिल एक है। तो रास्ता कौन सा इख्तियार करते हैं आप, वो आप पे डिपेंड करता है, बस, और क्या है। आपकी आने वाली 4-5 फिल्में हैं, मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में भी लोगों को बताएं ताकि हम सब उसको जाके देखें। हाँ, वो ज़रूर कीजिएगा। ये कोविड के ज़माने में, उसी दौर में मैंने 4-5 फिल्में मेरे साथ बनाई हैं, और वो अब एक एक करके आने वाली हैं। कुछ ओटीटी में है, कुछ पर्दे पे आएंगी।
तो उनमें से 2-3 कैरेक्टर्स हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है। एक तो मैंने केपीएस गिल किया है, पंजाब में वो डीजीपी थे, उनका किरदार अदा किया है, और वो उसी ज़माने की फिल्म है जबकि टेररिज्म था वहाँ, तो वो आने वाली है। फिर मैंने एक अर्जुन कपूर और राकुल प्रीत और ये पेडनेकर, भूमि पेडनेकर, पेडनेकर। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। इन इन एक फिल्म की है इन लोग के साथ, उसका नाम है मेरे हस्बैंड की वाइफ, वो हमने इंग्लैंड में शूट की थी, वो आने वाली है। एक शबाना आज़मी के भाई बाबा आज़मी की फिल्म है सफदर, वो आने वाली है, वो खूबसूरत, उसमें मैंने नाई का रोल किया है। तो कैंची चलाना मैंने सीखा था उस वक्त, लेकिन अपने बाल काटने शुरू नहीं किए, ना किसी और के काटता हूँ। क्या बात है। अच्छा, जब आपने फिल्मों का सफर शुरू किया तो आपकी एक बहुत हिट, वैसे बहुत सारी फिल्में हिट रही आपकी, एक फिल्म आई सत्ते पे सत्ता, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, सत्ते पर सत्ता जो बनाने में मज़ा आया हमको, वो देखने में शायद उस वक्त नहीं आया, और उस वक्त ज़्यादा इतनी चली भी नहीं थी। हालांकि कल्ट फिल्म हो गई है अब टीवी पे बहुत चलती है और टीवी पे बहुत देखी जाती है। लेकिन हम लोग कश्मीर गए थे और बहुत मज़ा किया हमने, और ठंड के ज़माने में हमको हमारे डायरेक्टर ने हम सब छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन के वहाँ पे उन्होंने हमको ठंडे पानी में पौंड में फेंक दिया। Oh my God. हाँ, फेंक दिया, मतलब सीन था। और अमित भाई तो बड़े स्टार थे, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो वो सिर्फ कोने में यूँ खड़े रहे साइड पे पूल पे। तो हमको बड़ा अजीब लगा यार कि हम लोग अंदर हैं पानी में ठंड में। तो खैर जब जैसे ही डायरेक्टर ने कट कहा तो हम सारे 6 के 6 भाई भागे उसके पीछे और उसको फेंका, उस पूल में फेंक दिया कि भाई तुम भी तो देखो कितना ठंडा है पानी है। क्या बात है। अच्छा, पहले की जो शूटिंग होती थी उसमें बहुत सारी परेशानियां भी होती थी, बहुत ज़्यादा टेक्निकल, हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। आज टेक्निकल हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, तो आप क्या अंतर महसूस करते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है आज के सिनेमा में? नहीं, आजकल तो टेक्निकली तो हम बहुत एडवांस हुए हैं, लाइक यू सेड, लेंसेज ज़्यादा आ गए हैं टेक्निकल। मैं अब ये एक सीन किया मैंने, और जब मुझे डबिंग के लिए बुलाया गया तो वो सीन में घास थी और पेड़ थे सब। अब जब मैं सीन डब करने गया तो वो सारा जो सीन था उसमें बर्फ़ गिरी हुई थी। तो ये सब पोस्ट प्रोडक्शन काम जो है ये बहुत कमाल का हो गया है, और इसको गलत भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वो किसी का चेहरा किसी की बॉडी लगा के फेस क्या कहते हैं उसको, वो करने लगे हैं। वो सब भी करेंगे लोग, जब उसका अच्छा इस्तेमाल हो रहा है तो बुरा इस्तेमाल तो होगा ही होगा। ये है। अच्छा, बहुत सारे लोग जानते हैं कि आपका जो सीरियल था वो बुनियाद था, लेकिन उसके पहले भी आपने किया छपते छपते, और छपते छपते से ही आपको मोहब्बत हुई, और वो मोहब्बत आज घर में वाइफ बनी हुई है। तो मैं चाहती हूँ आप उनके बारे में बताएं कि कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ। छपते छपते छप गया। तो लव मैरिज हुई थी आई थिंक। हाँ, छपते छपते में पहले वो थी अपना सारिका। तो सारिका का वहाँ कमला हसन के साथ वो भाग गई बीच में एक दिन की शूटिंग करके। तो हम परेशान थे कि भाई अब हीरोइन किसको लें। तो मुझे ये मिल चुकी थी कहीं एक और दूसरी फिल्म के सिलसिले में, वो उसमें काम नहीं किया इन्होंने। तो वो मैंने कहा ये अनुराधा को ले लो, जो मेरी वाइफ है यहाँ पे। तो ये उस छपते छपते में आई, और वहाँ फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता गया और हमने शादी कर ली। अब हम हाँ, और उसकी वजह से हमको अब बुनियाद इसलिए मिली क्योंकि वो उसी रमेश सिप्पी साहब की प्रोडक्शन थी वो। तो उन्होंने हमको बुलाया और कहा, पता नहीं आप लोग ने बुनियाद देखी है कि नहीं देखी, तो मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे बताऊं कि आपको क्या उसमें कहानी। तो
देखिए वो मैम हाँ बोल रही हैं, हाँ देखिए नहीं, इन मैम का तो है, ये बच्चों का नहीं ना। बच्चे भी देखे हैं। बच्चे तो खैर, उसमें रोशन लाल एक कैरेक्टर था जो मजर खान ने किया था। तो मुझे जब कहानी सुनाई गई तो रमेश जी ने कहा कि भाई यार ये तुम रोशन लाल का रोल करोगे। तो मैं कहानी सुन के तो सतबीर के रोल के लिए बहुत इम्प्रेस हो गया था, और मैं चाह रहा था कि मैं सतबीर का रोल करूं, क्योंकि वो इलेजिटिमेट चाइल्ड था, बहुत ही अंदर से घुटा हुआ, और बहुत उसमें स्कोप था। वो थोड़ा सा कॉमिक कैरेक्टर था। तो उनने रमेश जी कहने लगे नहीं यार तुम उनसे छोटे नहीं लगोगे, क्योंकि वो तो तुमसे वैसे ही छोटे हैं, तो तुमको रोशन लाल करना पड़ेगा। तो उसमें वक्त था सीरियल स्टार्ट होने में। तो मैंने कहा आप 1 महीना मुझे दीजिए। मैंने 1 महीना सिर्फ घास खाई है, मतलब सिर्फ सैलड खाया, और ऐसा दुबला होकर मैं उनके पास गया। मैंने नॉक किया, उन्होंने कहा कम इन। मैं दरवाज़ा खोला, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा आइए सतबीर जी। तो मैं आई ट्रांसफर्ड माई सेल्फ फ्रॉम रोशन लाल टू सतबीर। क्या बात है। चूंकि इस सीरीज का नाम है मेरा सफ़र, तो सफ़र तो कभी ख़त्म नहीं होता है, वो सिलसिला चलता ही रहता है जब तक हमारी सांसें ना बंद हो जाए। तो चलते चलते मैं ये चाहती हूँ कि सर कोई ऐसी बात इन बच्चों को दे दीजिए, कोई ऐसी भारी बात जिससे इनका जीवन संवर जाए, कुछ मोटिवेट इन्हें कर दीजिए 2-3 लाइन में, और हम ये सफ़र को आगे बढ़ाएं। नहीं यार, यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बैठे हैं जो ज़िंदगी अपनी शुरू करने वाले हैं, उनके लिए तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि फोकस बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, तय करना ज़रूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और जब ये तय कर लिया कि ये करना है तो वही करना है। जैसे यहाँ घोड़े के ये लगा दिए जाते हैं ना, तो इधर उधर ना देखे, ऐसा अपने अंदर एक सिस्टम होना चाहिए कि बस उसके पीछे लगें। और उसके लिए आप, मतलब वो आपके लिए ऐसा होना चाहिए जैसे आप सांस ले रहे हैं, उसके बगैर आप शायद जिंदा ही ना रहें। वो आपके लिए ब्रीदिंग की तौर पे होना चाहिए। तो इतना तो करना पड़ेगा, एंड गो ऑल द वे। ये है जिंदगी, और क्या है। सर आपसे बात करके मुझे इतना आनंद आया कि मुझे ये बंद करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन वक्त की नज़ाकत है कि 4 बज चुके हैं और हम अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ें। तो एक बार बता दीजिए कि आपको कैसा लगा कमलजीत जी के साथ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।